दोस्तों, मैं VK शर्मा GK द ओशियन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे प्यारे गुरुजी प्रवीण सर की इडुटेरिया की 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन की ये बुक, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से, खास करके स्टेट PCS, बिहार SSC, BPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि। दोस्तों, इस बुक में 100 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चंस और कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को डिस्कशन किया था। चलिए दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं इस बुक के दूसरे प्रैक्टिस सेट से। दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्या उपयुक्त में से सभी। क्या क्या है सर सभी में दोस्तों? तो अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, जो कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग का विरोध करता है। अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार किससे संबंधित है दोस्तों? तो लोक नियोजन में अवसर की समानता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी में अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार किससे संबंधित है दोस्तों? तो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, क्या है। तो निम्न कथन पर विचार कीजिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष का आयु होना चाहिए। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य की प्रति दूसरी वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर 3 1 और 2, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 14 दिनों तक। एक बात और याद रखिएगा, धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? 14 दिनों तक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो, या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। दूसरा में है दोस्तों कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष का हो। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए केवल 1। क्या है दोस्तों? केवल एक में है दोस्तों कि भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो, या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2 माह के भीतर। दोस्तों, एक बात और याद रखिएगा कि जो वित्तीय आपात है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 360 के तहत, वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 माह के लिए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 2 माह के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है दोस्तों कितना? ऑप्शन नंबर बी, 1963 में। दोस्तों, 1963 में सरकार के खिलाफ पहली बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर 7 का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 37। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। चेलिया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था?
क्या है दोस्तों? चेलिया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1991। क्या है? 1991। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि चेलिया जो राजा थे उन्हें भारत में कर सुधार का जनक भी कहा जाता है। यहाँ जो चेलिया समिति है उनका संबंध कर सुधार से संबंधित है। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि 1993 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, जबकि चेलिया समिति का गठन 1991 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोका उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भूरी क्रांति। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, काली क्रांति का संबंध किससे है? तो कच्चे तेल के उत्पादन से है। और ऑप्शन नंबर सी में जो धूसर क्रांति लिखा हुआ है इसका संबंध दोस्तों कृषि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग से है। ऑप्शन नंबर डी में गोल्डन क्रांति का संबंध बागवानी से है और शहद उत्पादन से है। इसका समय 2001 से 2003 के बीच था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। किस प्रकार से जाना जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हॉट मनी। इसको हॉट मनी से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है, कौन करता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। क्या है दोस्तों? आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है दोस्तों कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। क्या है? सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि असहयोग आंदोलन जो 31 अगस्त 1920 में चला था, किसके नेतृत्व में दोस्तों? तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? किस तिथि को हुई थी दोस्तों? तो दांडी मार्च की समाप्ति जो 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, दांडी मार्च कब से स्टार्ट किया गया था? तो 12 मार्च 1930 से। दांडी मार्च जो है किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। कितने दिनों तक दोस्तों? तो 24 दिनों तक। यदि मील में पूछा जाए तो 241 मील चला था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। इसमें कौन सा सही नहीं है दोस्तों? चौरा चौरी घटना 5 फरवरी 1922 में बिल्कुल सही है दोस्तों। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को, ये भी सही है दोस्तों। पूना समझौता 24 सितंबर 1932, ये भी सही है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 23 मार्च नहीं 9 अगस्त 1942 को चलाया गया था। कितना दोस्तों? 9 अगस्त 1942 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा कब? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 31 अक्टूबर 1943। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि आज़ाद हिंद फौज का गठन 29 अक्टूबर 1915 में पहली बार किसने किया था दोस्तों? तो रास बिहारी बोस ने। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, ये जो गठन किया गया था ये कहाँ पे किया गया था? तो अफगानिस्तान में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया है कब, किसमें किया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है 1829 के नियम 17 के द्वारा। कब दोस्तों? 1829 के नियम 17 के द्वारा। दोस्तों सती प्रथा का विरोध किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। एक बात और याद रखिएगा कि ब्रह्म समाज का संस्थापक भी राजा राम मोहन राय ने ही की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है? तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम। क्या है दोस्तों? लॉर्ड एल्गिन प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं है? त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश सही नहीं है? 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर सी
पल्लव। पल्लव जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल राजवंश नहीं है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में जो पाल लिखा हुआ है पालवंश, इसका संस्थापक कौन है दोस्तों? तो गोपाल प्रथम गौड़ हैं। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु। राष्ट्रकूट का संस्थापक दंती दुर्ग। कब किया था दोस्तों? 752 ईसा पूर्व में। जबकि प्रतिहार जो वंश था उनका संस्थापक नागभट्ट है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। किस साइड दोस्तों? तो उत्तर की ओर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, उत्तर की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है दोस्तों। कब? तो ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ में। कब? चतुर्थ में जो है बौद्ध संगीति ने बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है दोस्तों कि रीजुपालिका नदी के तट पर जो है ना कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। किसमें है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी में इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो 22 का सही आंसर है मखलीपुत्र। ऑप्शन नंबर सी, मखलीपुत्र। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्तों। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है दोस्तों शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। मुगल काल में मुहतसिब कौन था? मुहतसिब किसे कहा जाता था दोस्तों मुगल काल में? तो इसका सही आंसर है आचरण अधिकारी को। ऑप्शन नंबर डी, आचरण अधिकारी को मुहतसिब कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित है? दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? सैन्य विभाग से। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सैन्य विभाग से। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्तों। बसावन और दसवंत किस शासक के दरबारी कवि थे? बसावन और दसवंत किस शासक के दरबारी कवि थे दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकबर के दरबारी चित्रकार थे। कौन थे दोस्तों? अकबर के दरबारी चित्रकार। एक बार और याद रखिएगा दोस्तों कि जहांगीर के वक्त जो चित्रकार थे उनका नाम बिशनदास, अबुल हसन, मनोहर ये सब थे। जबकि शाहजहां के समय में मीर हासिम, अनूप थे। और अकबर के समय में बसावन और दसवंत, मुकुंद, ख्वाजा ये सब थे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? परमाणु विद्युत गिरी दिया हुआ है, एक तरफ राज्य दिया हुआ है दोस्तों। इसमें हमको सुमिलित कौन नहीं है उसको चूज करना है। नरोड़ा कहाँ पे है दोस्तों? परमाणु विद्युत गिरी उत्तर प्रदेश में, सही है दोस्तों। कुंडनकुलम यहाँ पे कर्नाटक लिखा हुआ है, जबकि ये है कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो यहाँ पे जो है असुमिलित कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे सुमिलित नहीं है। तो काकरापारा देख लेते हैं दोस्तों। काकरापारा कहाँ पे? तो गुजरात में। तारापुर कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। 38वीं समांतर रेखा जो है किन 2 देशों के मध्य स्थित है? 38वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। क्या है दोस्तों? तो निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। ये गुण ईंधन का सही नहीं है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। यहाँ पे सूची 1 एक तरफ दिया हुआ है, जबकि सूची 2 दूसरे तरफ दिया हुआ है। यहाँ पे हमको सुमिलित करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? तो ऑप्शन नंबर 30 का बी,
चलिए ए में है, ए का जो है विटामिन B7 जो है वो किससे सुमिलित है दोस्तों, तो बालों का झरना से। जबकि विटामिन B12 किससे, तो पर्णाशी अरक्ता होना से। जबकि विटामिन जो ई है उसका संबंध किससे है दोस्तों, तो बाझपन उत्पन्न होना से। और विटामिन के का संबंध रक्त के थक्का जमने से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 31 नंबर, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गैलेक्टिक इकाई। क्या है दोस्तों, गैलेक्टिक इकाई से हम तारों के मध्य की दूरी ज्ञात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्या है, वर्णधता। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, जिन्हें वर्णधता हुआ रहता है वो जो है हरे और लाल रंग में अंतर नहीं लगा पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कितनी होनी चाहिए। आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुप्त ऊष्मा। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि पानी का जो विशिष्ट ऊष्मा होता है वो 1 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, जबकि बर्फ का 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है क्या, तो जीव द्रव। जीव द्रव में जो है न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है दोस्तों, तो न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है, कौन नहीं है दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों 36 का ऑप्शन नंबर सी, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें भी कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इसका सही आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी, क्या है, तो ए में जो प्रतिरोध दिया हुआ है उनका संबंध ओम से है, जबकि विद्युत प्रवाह का संबंध किससे है दोस्तों, तो एम्पियर से। बल का संबंध है न्यूटन से, पावर का संबंध है वाट से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लिथियम। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 11, जबकि लिथियम का 3 और पारा का 80, कॉपर का 29 अर्थात 29। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, क्या है, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर ए, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या होता है, तो आइसोप्रीन। क्या होता है दोस्तों बहुलक, आइसोप्रीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। किसी तत्व का रासायनिक गुण कौन तय करता है दोस्तों, तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। दोस्तों किस राज्य से बीचों बीच गुजरती हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है। किन नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों, तो यह भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43, क्या है, तो निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है क्या, तो ऑप्शन नंबर सी, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। दोस्तों यह पूर्वी अफ्रीका में है। कौन है पूर्वी अफ्रीका में, तो सवाना घास का स्थल जो है यह पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है, जिसे केन्या, तंजानिया देश में
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। फिर यहाँ पे सुमेलित नहीं है वाले पूछे हैं, तो इसमें देखते हैं कौन सा गलत है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में, ये बिल्कुल सही है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में है, जबकि यहाँ पे गुजरात में दिया हुआ है दोस्तों। यही जो है एक ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, रोहिला रोहिला राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, जबकि यहाँ पे गुजरात में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं दोस्तों। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान या भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों कहाँ पे है दोस्तों, तो उड़ीसा में है। सॉरी, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, सिमलीपाल और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों, तो उड़ीसा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। शीत महासागरीय जलधारा कौन नहीं है दोस्तों, तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगुलहास। अगुलहास जो है ना, शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्या, तो कावेरी नदी को। कावेरी नदी को क्या कहा जाता है दोस्तों, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में किस नदी को गंगा कहा जाता है, तो महानदी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है। प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 और 2, भूकंप और ज्वालामुखी। भूकंप और ज्वालामुखी क्या है दोस्तों, तो भूकंप और ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा उठता है, इसलिए वहाँ पे जो है रिंग ऑफ फायर जो प्रशांत महासागर में है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। बताइए तो, टकला मकान कहाँ पे है दोस्तों, तो चीन में, ये बिल्कुल सही है। थार मरुस्थल कहाँ पे है, तो भारत में है, ये भी सही है। आटाकामा कहाँ पे है, तो चिली में है, जबकि गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है अफ्रीका। यही एक सुमेलित नहीं है। गिब्सन कहाँ पे है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, क्या है, प्रतिरोधकता या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है, व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं दोस्तों। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है, न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। 2 में है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों 50 नंबर का, क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों। क्या, 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों। जैसा कि हम बताए थे कि प्रत्येक सेट में कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, तो इसमें देखते हैं क्या है दोस्तों। इसमें जो है प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक से संबंधित कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है। चलिए देखते हैं इनको। तो योग जो है, योग का प्रवर्तक कौन है दोस्तों, तो पतंजलि। न्याय का प्रवर्तक कौन है दोस्तों, तो गौतम, क्या है, गौतम। और योग का पतंजलि, शाख का कपिल, चारवाक का चारवाक, वैशेषिक का कनाद, पूर्व मीमांस का जैमिनी, उत्तर मीमांस का बद्रायन। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। विभिन्न संप्रदायों एवं उनके संस्थापक। अब संस्थापक और संप्रदाय के देखते हैं। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है दोस्तों, तो मखलीपुत्र गोसाल। अनिश्चयवादी संप्रदाय का संस्थापक कौन है, तो संजय बैठलीपुत्र। भौतिकवादी संप्रदाय का संस्थापक कौन है दोस्तों, तो पकुत कच्चायन। घोर अक्रियावादी संप्रदाय का संस्थापक कौन है दोस्तों, तो पूरन कश्यप। चलिए धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। अब ये दूसरा प्रैक्टिस सेट हमारा समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।